हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश काफ़ी हो रही है। तो आपने अपना कल का टाइम टेबल कैसे फॉलो किया और कितना अचीवमेंट किया, इसकी इंडेक्स बना के आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और प्लीज़ बताएं आपकी क्या कमियां रही और कितना आपने अपना टाइम टेबल फॉलो किया। अब ये पहली जो पेज है ये है आपका महादान से रिलेटेड है, आप इसको पढ़ सकते हैं और अपना आप जितना भी योगदान करना चाहते हो समाज के में आप उतना योगदान अपना दे सकते हो। फिर है ये रूटीन वर्क, टाइम से उठना व सोना, उठते ही गर्म पानी पीना, रोज़ एक्सरसाइज करना, हेल्दी माइंड के लिए पॉजिटिव रहना, अपने दिन का टाइम टेबल बनाना, अगले दिन का वर्क प्लान करना, रात को सोने से पहले पूरे दिन किए हुए वर्क का एनालाइज करना। ये सब काम आप कर सकते हो। एक हेल्दी और एक रूटीन वर्क है जो आप अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए अगर ये काम अपनी लाइफ में आप इन्वॉल्व कर सकते हो तो आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसके अलावा हम जो फर्स्ट हमारी जो है वो उसके बाद आता है एक मोटिवेशनल थॉट्स है। आपका जीवन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी याद रखें जो आपको हर टाइम डिमोटिवेट करते थे या फिर आपके हारने का इंतज़ार कर रही थी। तो एक इसको आप पॉजिटिव वे में ले, नेगेटिव वे में ना लेकर इसको एक आप क्या करें, अपना अवसर के रूप में तलाशें और अपने एम के लिए हार्ड वर्क करें। अब हम जानेंगे जो भारत में फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट हुए हैं, जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो डल झील है वहाँ पे पहले भारत के पहले वाटर स्पोर्ट्स चल रही हैं। तो इसको लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे और कैसे ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। भारत में संगठित वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत श्रीनगर जम्मू कश्मीर के डल झील से हुई है। यानी भारत में सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई है वो जम्मू कश्मीर के डल झील से हुई है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, ब्रश थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि कायाकिंग, कैनोइंग, स्कीइंग, शिकारों की दौड़ आदि ये सब आप याद रख सकते हैं कि वाटर के अंदर कौन कौन से गेम होते हैं जो वाटर में करवाए जाते हैं। इसके अलावा रोइंग भी उपयुक्त थी। ये सब वहाँ पे पहली बार जम्मू कश्मीर की जो डल झील है वहाँ पे हुए हैं। इसके अलावा जो संस्थानिक पहल है वो है जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 1970 से लेकर 1980 से वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना शुरू किया। बाद में इंडियन वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी IWSA और जम्मू कश्मीर स्टेट वाटर स्पोर्ट काउंसिलिंग ने प्रशिक्षण देना शुरू किया था। इस चीज़ के अंदर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इसका महत्व क्या है यानी सिग्निफिकेंट क्या है वो हम जानेंगे। तो भारत में वाटर स्पोर्ट्स के संस्थागत पहचान मिली है, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिला है। वहाँ के लोगों को अगर वहाँ पे गेम आयोजित करवाए जाते हैं तो विभिन्न स्टेट से, अलग अलग स्टेट से वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ के लोगों जो स्थानीय स्तर पर कोई ढाबा संचालक है, कोई ऑटो वाले हैं, तो उनको भी रोजगार मिलता है। काफ़ी सारे वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार किया है। अब जानेंगे हम यूपीएससी की दृष्टिकोण से ये कैसे उपयोगी है। स्पोर्ट्स इन इंडिया, टूरिज्म सेक्टर और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। देश का जो फिटनेस इंडिया अभियान है उसको भी बढ़ावा मिलता है। लोगों जो खिलाड़ी हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, लोगों में जागरूकता रहती है। इसके अलावा जो हमारे युवा आज के दिन भारत के अंदर एक जो नशे की प्रॉब्लम वो काफ़ी बड़ी मात्रा में चली, बहुत ही बड़ा मतलब एक ये नेगेटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। तो अगर जो हमारे युवा हैं वो नशे में पड़ के या अन्य बुरी लत लगाकर अपना भविष्य खराब कर लेते हैं, अगर वो गेम के अंदर जाते हैं तो उनकी हेल्थ भी सही रहती है, उनका माइंड भी सही रहता है और वो किसी भी गलत डायरेक्शन में जाने से बच जाते हैं और देश के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा हिमालय रीजन में एडवेंचर स्पोर्ट्स पोटेंशियल भी बढ़ा मिला है। इसके अलावा आप इंग्लिश में इसको देख सकते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड वाटर स्पोर्ट्स इन इंडिया स्टार्टेड एट डल लेक, यानी श्रीनगर, ये डल लेक के अंदर फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स हुए हैं इंडिया के। इसके आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम से है तो इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं और PDF भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस। भारत में संगठित वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत किस स्थान से हुई? चिल्का झील से, डल झील से, लोकटक झील से, वेम्बनाड झील से। तो इसका सही आंसर है डल झील से, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? डल झील से हुई थी। तो अब नंबर 2 इसका जो क्वेश्चन है, डल झील में कौन सा वाटर स्पोर्ट पर प्रमुख है? काइकिंग, शिकारों की दौड़, स्नोइकिंग,
कैनोइंग। तो आप इसका सही विकल्प क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 1, 2 और 4, केवल 3 और 4 सभी सही। तो केवल इसमें 1, 2 और 4 सही है, यानी काइकिंग, शिकारों की दौड़ और कैनोइंग, ये जो गेम हुए थे वो यहाँ पे हुए थे। इसके अलावा हम और जानेंगे, इस इंग्लिश के अंदर भी आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस है। इसके अलावा हम जानेंगे मैन के पॉइंट ऑफ से कौन से क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। डल झील भारत में वाटर स्पोर्ट्स का जन्मस्थली माना जाता है। पर्यटन और खेल नीति के संदर्भ में इस कथन का आप मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डल झील में वाटर स्पोर्ट की संस्थागत शुरुआत ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया था। डल लेक इज कंसिडर्ड द birthplace of organized water sports in India. Evaluate this statement in this context of tourism and sport policy. आप इसका आंसर मेरे कमेंट टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं अच्छे से, और अपनी जो इफ़ेक्टिव या स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। रोज़ आप एक क्वेश्चन लिखने की आदत डालिए, जिससे आपकी रूटीन बन जाएगी और एग्जाम तक आप बहुत सारे क्वेश्चन लिख लोगे, और तब तक आप एग्जाम में आपको जो एक एग्जाम के लिए जो फियर होता है, डर होता है, उसके ऊपर भी काबू पा लोगे। और एग्जाम में बैठते टाइम आपको बिल्कुल कंफर्ट फील होगा, बिल्कुल भी घबराहट या डर नहीं होगा। तो इसलिए आप हर रोज़ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, कम से कम एक की। अगर आप ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं आपको हर रोज़ यहाँ पे बहुत सारे प्रीलिम्स और मेंस के जो क्वेश्चन देती हूँ, कुछ के आंसर्स भी होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं जो मेंस आपको एक बायोडाटा या फिर उससे आपको एक हेल्प मिल जाए कि किस तरह लिखना होता है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर भी दे सकती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आंसर भी चाहिए। अब हम जानेंगे कि हर साल जो हर महीने लास्ट दिन जो मोदी जी मन की बात करते हैं और देशवासियों को संबोधित करते हैं, और देश में जो उपलब्धियां होती हैं या मोटिवेशन करने वाले जो लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारा स्ट्रगल किया है और फिर उस स्ट्रगल करके अपने जो सपनों को पूरा किया है, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की हैं, तो उनसे प्रेरित उनको भी यहाँ पे मोदी जी संबोधित करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। और जो भारत के जो युवा हैं काफ़ी, वो भी इनसे प्रेरणा लेकर अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, जो इस प्रकार है। 96% लोग इसके बारे में जानते हैं। 23 करोड़ लोग नियमित रूप से सुनते और देखते हैं। 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं मन की बात। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की जो बात बताई थी, उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात रेडियो कार्यक्रम यूपीएससी के दृष्टिकोण से गवर्नेंस, कम्युनिकेशन, समाज नीति और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत है, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको टॉपिक्स भी यहाँ पे साथ साथ में डिस्कशन करती हूँ, किस टॉपिक और किस एग्जाम से रिलेटेड ये, यानी फिर कौन से पेपर से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आप उसके पॉइंट ऑफ से भी, यानी यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके लिए होता है सिलेबस आपको उंगलियों पे तैयार होना चाहिए। हर रोज़ आप अपने सिलेबस को देखें, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। अगर अपनी यूपीएससी का जो मटेरियल होता है वो इतना ऑल ओवर होता है कि हमारे लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, तो क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं हर पॉइंट के साथ आपको पेपर का नाम और पॉइंट भी बताऊंगी कि किस टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक है और कौन से एग्जाम के अंदर आएगा। तो मन की बात हुई है, ये भारत में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 3 अक्टूबर 2014 में हुई थी, और जो माध्यम है इसका आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म। उद्देश्य जो है इसका सीधी जनता से संवाद करना और समाज में सकारात्मकता को बढ़ावा देना, यानी पॉजिटिविटी लाना। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जनता के साथ सीधा संवाद होना, और उनकी इच्छा आकांक्षाओं और जो भी कमियां हैं या फिर जो भी चैलेंजेस जो आ रहे हैं युवाओं के सामने, उनको देखना और भारत को एक आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये आवृत्ति जो इसके हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है, यानी लास्ट जो महीने का जो अंतिम रविवार होता है उसी दिन ये प्रसारित होता है। इसकी जन भागीदारी होती है, वो नागरिक सीधे सुझाव और प्रश्न भेज सकते हैं। इसमें कोई भी अपने सुझाव भी भेज सकते हैं, यानी देश के प्रति जो भी समस्याएं चल रही हैं उनसे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई सुझाव तो आप भेज सकते हो सरकार को, या फिर प्रश्न भी आप भेज सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योग, डिजिटल इंडिया,
जल संरक्षण, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप्स, लोकल फॉर वोकल, खेलकूद आदि से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब पर आप अपना यहाँ पे सुझाव या फिर प्रश्न भेज सकते हैं। भाषा और जो शैली होगी इसकी सरल, प्रेरक और जन सरोकारों से जुड़ी होती है, यानी इसकी कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होती है। जनता को जो आसानी से समझ में आ सके वही लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जाती है। जो सामाजिक प्रभाव होते हैं, जो सोशल इम्पैक्ट जो इसके होते हैं, वो कई सामाजिक अभियानों की प्रेरणा यहीं से मिली, जैसे कि स्वच्छता आंदोलन। तो यहाँ पे लोग काफ़ी सारे युवा भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, महिला, गरीब, सब तरह के लोग यहाँ पे होते हैं। तो अपने यहाँ पे जो भी देश से रिलेटेड उनके मन में जो भी विचार होते हैं यहाँ पे आंदोलन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और उससे ही प्रेरणा लेके या फिर वहाँ से कुछ सुझाव लेके देश में नीतियाँ भी बन सकती हैं। एक देश को एक अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है, और अच्छी जो नीतियाँ होती हैं या फिर जो भी समस्याएं होती हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। स्थानीय नायकों और ग्रास रूट इनोवेटर्स को पहचान मिली है, जो यानी लोकल लेवल पे जो नायक होते हैं या फिर जो भी वर्कर्स होते हैं या फिर स्टार्टअप्स या स्वयं सहायता समूह होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको यहाँ से काफ़ी पहचान मिली है और वो अपनी लाइफ में काफ़ी प्रेरित भी हुए हैं। वैश्विक पहचान इसमें सॉफ्ट पावर टूल भी माना जाता है। 100वां एपिसोड अप्रैल 2023 में प्रसारित हुआ था, जिसे पूरे देश और विदेश विशेष रूप से मनाया गया था। यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह टॉपिक GS2 में आता है, जिसमें गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और सरकार का नागरिकों से सीधा संवाद। GS3 के अंदर भी ये टॉपिक आता है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप्स और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों का प्रचार। GS4 के अंदर एथिक्स के अंदर आता है, इसमें सकारात्मक मूल्यों, प्रेरणा, नैतिक नेतृत्व का उदाहरण होता है। एसए पेपर में भी आता है, जनसंचार, लोकतंत्र में संवाद, नीति निर्माण में जनता की भूमिका जैसे विषयों के संदर्भ में यह डिस्कस करता है। लॉन्च 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एंड डिजिटल मीडिया। ऑब्जेक्टिव जो इसके होते हैं, टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद सिटीजन एंड इंस्पायर सोशल चेंज। फ्रीक्वेंसी जो इसके होते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑन द लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, यानी लास्ट संडे को ये प्रसारित होता है एवरी मंथ को। की फैक्टर्स हैं वो, सिटीजन पार्टिसिपेशन, पीपल कैन शेयर सजेशन एंड क्वेश्चंस डायरेक्टली, यानी अपने जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं या सजेशन होते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। जो इसके देम स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, डिजिटल इंडिया, वाटर कंजर्वेशन, आत्मनिर्भर भारत, स्पोर्ट्स, लोकल फॉर वोकल, स्पोर्ट्स, इट्स जैसे टॉपिक्स के ऊपर इस पर डिस्कशन या सजेशन अपने दिए जाते हैं। इसके लैंग्वेज और जो स्टाइल है वो सिंपल एंड इंस्पायरिंग एंड पीपल। सोशल इम्पैक्ट जो होता है इसको इंस्पायर्ड नेशन वाइड मोमेंट्स जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, हाईलाइटेड एंड ग्रास रूट इनोवेटर्स एंड यूजिंग हियरेज। ग्लोबल जो रिकॉग्नाइजेशन है इसके कंसिडर्ड ए सॉफ्ट पावर टूल ऑफ इंडिया डिप्लोमेसी। इसका 100वां ये जो एपिसोड ब्रॉडकास्ट इन अप्रैल 2023 सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड ब्रॉड। यूपीएससी के रेलिवेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप इसको यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम एक क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, उसका ये लाइन थोड़ी और रखी है, सॉरी इसमें मिक्स मैच और रखी है जिसकी वजह से मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अब मैं बताती हूँ इसका हिंदी में। मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि इस सरकार और जनता के बीच संवाद का एक नया मॉडल है, आप इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। मन की बात इज नॉट मियरली ए रेडियो प्रोग्राम बट ए न्यू मॉडल ऑफ गवर्नेंस थॉट डायरेक्ट कम्युनिकेशन डिस्कस। तो आप इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक का चैनल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पे इसका जो आंसर लिख के मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे अनेक जो काफ़ी सारे बच्चे और भी हैं उनका रिव्यू ले सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा आप डेली अपना रूटीन कितना फॉलो करते हैं, कितना नहीं हो पाता है, वो तो वहाँ पर आप सब शेयर कर सकते हैं। अगर आपको रूटीन फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, वहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारे तरीके भी बताऊंगी कि कैसे आप अपने आप को रूटीन में ला सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। एक यूपीएससी की जर्नी होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, और इसमें अपने आप को मोटिवेट रखना या फिर पेशेंस रखना, ये काफ़ी हार्ड वर्क होता है। इसके अलावा जो आजू बाजू के हमारे जो डिस्टर्ब करने वाले मोमेंट होते हैं उनको भी बैलेंस में रख के चलना, फैमिली होता है, परिवार होते हैं, या फिर अन्य अदर जो स्टडी कर रहे हो आप, उसको भी बैलेंस में रखना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उन सबको फेस करने के लिए यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स सजेशन करूँगी।
तो आप वहाँ उसको फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ को प्रमोट करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड और रिड्यूस पॉवर्टी, यानी गरीबी, व्यापार, इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्थायित्व है उसको, इकोनॉमिक्स ग्रोथ को, इन सब चीज़ों को क्या करती है, इसके ऊपर ये डिस्कशन या फिर नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है अपना। IMF की बहुआयामी जो भूमिका होती है वो आर्थिक निगरानी यानी आर्थिक स्वास्थ्य और स्थिरता की देखरेख करती है, नीति की सलाह, आर्थिक रणनीतियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके अलावा वित्तीय सहायता भी ये करती है, वित्तीय संकटों के दौरान सहायता प्रदान करती है। अगर कोई भी देश संकट में, वहाँ पे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गई या मैन मेड डिजास्टर आ गई या फिर भूकंप है, बादलों का फटना है या फिर सुनामी है, काफ़ी सारी समस्याएं होती या फिर अन्य कुछ समस्याएं होती हैं हेल्थ संबंधी, तो वहाँ पे ये काफ़ी सारी क्या करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाती है, आर्थिक प्रबंधन कौशल बनाने में मदद करती है, सतर्क ऋण देती है, राजकोषीय अनुशासन के लिए यह सुधारों की आवश्यकता पर बल देती है। तो इसके अलावा इसकी जो उत्पत्ति थी यानी जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो IMF, इंटरनेशनल मनी फंड और विश्व बैंक दोनों की स्थापना, विश्व बैंक दोनों ये आर्थिकी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और दोनों की जो स्थापना एक साथ हुई थी यानी 1944 के अंदर इसकी कब हुई थी, स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक यानी विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में, सेकेंड विश्व युद्ध, और सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने से जस्ट एक साल पहले ही वर्ल्ड के लोगों ने इसको, मतलब जो अनेक जो एजेंसी हैं, संस्थाएं हैं, जो मान्यता, उन्होंने मिलकर वर्ल्ड IMF और विश्व बैंक की स्थापना की थी। कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, जिसे ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है, एक वुड्स जो एक जगह है ब्रिटेन की, वहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन हुआ था तब ये एक इसको संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन भी कहा जाता है। वुड्स में इसकी स्थापना हुई थी। IMF और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स संस्थान कहा जाता है। सौंपे गए जो इसके कार्य हैं वो इस प्रकार, इसके जो इम्पोर्टेंस वर्क है वो इस प्रकार है। वैश्विक स्तर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की समस्या का सामना कर रहे देशों की सहायता के लिए अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए ये क्या करती है, ऋण देती है। सरकारों को बेहतर आर्थिक नीतियाँ को लागू करने में मदद करने के लिए ये टेक्नोलॉजिकल हेल्प करती है। इसके अलावा ये ट्रेंड भी करती है यानी प्रशिक्षण देती है। सदस्य देश हैं उसके 191 देश इसके सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को सबसे पहले IMF की सदस्यता लेनी होती है, यानी आपको वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है तो उससे पहले आपको IMF की सदस्य लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसकी जो संगठनात्मक जो संरचना है वो इस प्रकार है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, यह IMF के निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर के रूप में इसमें भेजा जाता है। यानी अभी अभी हमने हाल ही में उर्जित पटेल को IMF का ये जो उप गवर्नर बनाया गया है, वैकल्पिक गवर्नर, तो इसको एक गवर्नर भेजा जाता है, हर एक वैकल्पिक गवर्नर शामिल होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव कार्यकारी बोर्ड में 25 सदस्य बोर्ड दिन प्रतिदिन काम की देखरेख करता है। यानी एक इसका एग्जीक्यूटिव कार्यकारी बोर्ड होता है, वो 25 सदस्य मेंबर्स होते हैं और दिन प्रतिदिन उसमें हर रोज कार्य होता है, कितना क्या कुछ होता है वो सब इसकी देखरेख करते हैं। सामान्यतः निर्णय और आम सहमति के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी औपचारिक मतदान भी होता है। प्रत्येक सदस्य का वोट उसके मूल वोट सभी सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित है और कोटा आधारित वोट के योग के बराबर होता है। ऐसे में किसी सदस्य का कोटा उसकी मतदान शक्ति को निर्धारित करता है। वोट का कोटा 2.75% होता है, यानी 2.75% होता है। 8वां सबसे बड़ा है, जबकि अमेरिका का कोटा लगभग 17% है। यानी यहाँ पे जो जितना
अमेरिका का कोटा, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद रख सकते हैं। अमेरिका का कोटा आईएमएफ में सबसे ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, आईएमएफसी, यह आईएमएफ में 25 सदस्य एक सलाहकार निकाय है जो एडवाइज करते हैं। वहाँ के जो मेंबर होते हैं उनको, जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको एडवाइज करने के लिए 25 मेंबर की एक कमेटी होती है, जो सदस्य देशों या फिर जो पार्टनर जो कंट्रीज होती हैं या फिर कंट्रीज के जो ग्रुप होता है उनका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करता है। वर्ल्ड इको, और इसके अलावा जो इसकी जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो इस प्रकार है। तो दो रिपोर्ट है इनका, दो रिपोर्ट जो इसकी इम्पोर्टेंट है वो इस प्रकार है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, आप इसको बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। इसके अलावा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसका एक एक पॉइंट अपने माइंड के अंदर बिठा लें। इसके अलावा हम जानेंगे, शब्दावली को जाने, विशेष अर्हण अधिकार, एसडीआर, यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में बनाया था। ये कोई मुद्रा नहीं बल्कि आईएमएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए लेखा इकाई के रूप में कार्य करता है। एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं, यानी इसमें 5 मुद्राएं होती हैं, अमेरिका डॉलर, यूरो, चीनी रेमबिनी, चीनी की जो मुद्रा होती है वो चीनी रेमबिनी होती है। इसके अलावा जापान की येन, ब्रिटिश पाउंड, ये यूरोपीय देशों की स्टर्लिंग, यानी याद रखें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनबिम्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड, ये एक बास्केट पर आधारित होता है। व्यक्ति या निजी संस्थाएं एसडीआर नहीं रख सकती हैं, यानी जो निजी संस्थाएं होती हैं, कोई व्यक्ति होता है वो एसडीआर नहीं रख सकता। इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। स्थापना 1944 ब्रिटेन के वुड सम्मेलन में हुई थी। इसके कार्य 1945 से स्टार्ट हुआ था। स्थापना 1924 में, वर्ल्ड वार के 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी, स्थापना हुई थी। और वर्क जो इसका स्टार्ट हुआ था वो वर्ल्ड वार की जो समाप्त हुआ था उस ईयर में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। इसके जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो 190 हैं। संस्थापक सदस्य, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, वो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाना, गरीबी कम करना, विकासशील देशों की सहायता देना, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, संकट में देशों को ऋण उपलब्ध कराना, संरचना जो थी गवर्नेंस बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, सर्वोच्च निकाय, प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर, कार्यकारी बोर्ड जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसमें नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय लेना, मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ का प्रमुख परंपरागत रूप से यूरोप से चुना जाता है। भारत आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भारत संस्थापक सदस्य है 1945 से। आईएमएफ भारत को पेमेंट बैलेंस, आर्थिक नीति सलाह है और तकनीकी सहायता। 1991 के आर्थिक संकट में भारत ने आईएमएफ से ऋण लिया था। इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं टाइम पर। विकसित देशों का इसमें वर्चस्व रहता है, जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे अकेले अमेरिका का 17% इन्वॉल्व है। कठोर शर्तों वाले ऋण, जिससे विकासशील देशों पर इसका बोझ बढ़ता है और गरीब देश होते हैं वो इससे ऋण नहीं ले सकते हैं। नीतियाँ अक्सर कटौती और उदारीकरण पर जोर देती हैं। इसका फुल नेम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस्टेब्लिश्ड हुआ था इसका 1944 के अंदर, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, यूएसए के अंदर। बिगेन ऑपरेशन 1945 के अंदर। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। मेंबर्स हैं उसके 194 कंट्रीज हैं। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन। नंबर 2, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटीज इंटरनेशनल ट्रेड, रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट्स इकोनॉमिक्स ग्रोथ। नंबर 5, प्रोवाइड फाइनेंशियल assistance and to countries facing balance to payment crisis। स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, वन गवर्नर फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड होता है इसको हैंडल्स पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो हेड ऑफ आईएमएफ। इंडिया एंड आईएमएफ फाउंडिंग मेंबर्स सिंस 1945 के अंदर, प्रोवाइडिंग इंडिया विद फाइनेंशियल असिस्टेंस, पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट्स। इन 1991 ड्यूरिंग इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस, आईएमएफ प्रोवाइडेड क्रूशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट्स। क्रिटिसिज्म होती है इसकी, जो आलोचनाएं होती हैं वो डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड नेशन, लोन कंडीशन जो होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं। इसके अलावा पॉलिसी हिम्फेजेज
काफ़ी सारी जो इसकी है आप जान सकते हैं आलोचना किस आधार पर होती हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि यूपीएससी के अंदर जो कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे और आप इसका आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर इसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विकासशील देशों के लिए उतना ही चुनौती है जितनी सहायता। भारत के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए, यानी उतनी ही चुनौतीपूर्वक है जितनी की सहायता करती है। तो आप इसमें बैलेंस करते हुए आप इसका विश्लेषण कीजिए। IMF इज बोथ sports and a challenges for developing economics discuss with reference to India, यानी इंडिया के रेफरेंस में इसका आप डिस्कशन कीजिए। अब हम जानेंगे भारत के अंदर आए दिन विपक्ष के नेताओं द्वारा या अन्य नेताओं द्वारा जो एक राजनीति की जो नैतिकता होती है, गरिमा होती है, उसकी अवहेलना की जाती है। जैसे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है उनको लाइफ का भी, या फिर सोशल जो कम्युनिकेशन होता है उसका भी काफ़ी सारा लॉन्ग एक एक्सपीरियंस होता है, तभी वहाँ तक ये पहुँचते हैं। काफ़ी ये मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नेता होते हैं वो बोलने की जो अपनी गरिमा होती है उसको लांघ जाते हैं और गाली गलौच देना या फिर मार काट करना, हाथ उठाना, एक दूसरे के ऊपर अभद्रता करना, ये सब इन सब चीज़ों का आए रोज देखने को मिलती है। तो भारत के अंदर काफ़ी सारे अभी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की माता के लिए कुछ गलत बोला है, ये मुझे पता नहीं क्या बोला है, याद नहीं है मुझे, लेकिन कुछ गलत बोला है उन्होंने। तो आए दिन की ये समस्याएं, कभी संसद भवन के अंदर वॉकआउट करना, हद से ज़्यादा दंगे यानी हल्ला करना यहाँ पे, या फिर वहाँ से वॉकआउट कर जाना, या फिर बैल के अंदर चले जाना, या फिर कानून पास न होने देना, काफ़ी वहाँ पे क्या होता है कि माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। या फिर सरकार का जो हमारी जो जनता का जो संसद का जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है या एक फिर वैल्यूएबल जो टाइम होता है उसको ख़राब करने की कोशिश की जाती है, ताकि सरकार को सुचारू रूप से चलना ना दिए जाए और अपने जो संकीर्ण जो हित होते हैं उनको साधने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब एक जो अमर्यादित हरकतें होती हैं वो की जाती हैं। और काफ़ी जो इलेक्शन के टाइम तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं कि जो पढ़े लिखे लोग और जो जिनको सोशल कम्युनिकेशन का एक काफ़ी लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस होता है वो लोग भी यहाँ पे इतनी अभद्रता और जो अनैतिक जो क्रिया होती हैं वो करते हुए यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ भी गाली गलौज करना, झूठ बोलना या फिर नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना, ये सब एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, एक स्वच्छ नैतिकता और भारत के लिए सही नहीं है। तो ये जनता की इच्छा आकांक्षा उनकी भी अवहेलना होती है, एक स्वच्छ राजनीति के पॉइंट ऑफ से भी ये बिल्कुल सही नहीं है। तो भारत में हाल के वर्षों में कई नेताओं द्वारा संसद, चुनावी सभाओं या मीडिया में एक दूसरे पर अपमानजनक और व्यक्तिगत और असंवैधानिक टिप्पणियां की जाती हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में गिरती नैतिकता और राजनीतिक विमर्श के स्तर में ह्रास को दिखाता है, और इसके जो कारण है वो चुनावी राजनीति की प्रतिस्पर्धा, वोट बैंक को साधने के लिए भड़काऊ भाषा का प्रयोग करना, तुरंत प्रभाव और मीडिया कवरेज। और इसमें मीडिया भी उन ऐसे भाषण जो स्पीच होती है उनको हाथों हाथ कवर करके टीआरपी के लिए या फिर किसी भी अन्य रीजन की वजह से ज़्यादा उनको बढ़ावा मिलता है। जो इंपॉर्टेंस न्यूज़ होती हैं वो शायद कम चलाई जाती है इनकी कंपेयर में, और ये इन न्यूज़ों को काफ़ी बड़ी मात्रा में इनको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। विवादित बयान तुरंत सुर्खियों में बनते हैं। जवाबदेही की कमी, और इसके लिए लोगों में क्या होता है, सरकार के जो लोग होते हैं इसमें जवाबदेही की कमी नहीं हो, या तो फिर जो पार्टी होता है उसका प्रभावी होता है, उसका अध्यक्ष होता है, उसको इसकी जवाबदेहिता लेनी चाहिए और अपने सदस्यों को डिसिप्लिन में रखने के लिए बहुत मतलब एक स्ट्रिक्ट होना चाहिए और उनको समय समय पर एडवाइस देनी चाहिए कि भाई ऐसी कोई भी अगर कमी पाई जाती है तो उसको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए, संसद से निष्कासित किया जाना चाहिए। जनता की आकांक्षा इच्छाओं के लिए वहाँ पे आपको भेजा गया, जनता ने अपनी खून पसीने की गाड़ी मेहनत की कमाई से वहाँ पे बिठा रखा है, तो आपका दायित्व है कि आप उनकी इच्छा आकांक्षाओं और देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहें। हर काम को और जो समय होता है, समय और पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश हित में वर्क करने की कोशिश करें। चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पार्टी हो, देश हित के जो कार्य होते हैं उनमें आपको एकमत होना चाहिए और कम से कम ऐसे मुद्दों के ऊपर तो आपको एक दूसरे को कम ही ब्लेम करना चाहिए। दलीय राजनीति के आंतरिक अनुशासन को कमज़ोर करती है। जो सोशल मीडिया का जो प्रभावी होती है, तिखी भाषा और ट्रोल संस्कृति को बढ़ावा, यानी ये जो सोशल मीडिया होती है यहाँ पर तिखी भाषा ट्रोल किया जाता है, तो ट्रोलिंग
पोलिंग करने का जो सिस्टम है इसको बंद करना चाहिए। विचारधारा से अधिक व्यक्ति केंद्रित राजनीति, यानी किसी एक व्यक्ति के ऊपर राजनीति केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके अपनी देश हित में विचारधारा होनी चाहिए, तभी वह सरकार या फिर वो पार्टी सत्ता में आके कोई देश हित में कार्य कर सकती है। आज के दिन हमारी जो राजनीति वो दूषित हो रही है, किस व्यक्ति पर आधारित होती है। देश की जो सरकार होती है, जनता के देश हित के जो कार्य होते हैं वो एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा प्रशासन जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो पर सरकार होती है वो पूरी मिल के करती है। इसलिए एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए राजनीति, और किसी एक व्यक्ति के कुछ शब्दों को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और नेता जो उनकी जवाबदेहिता होती है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ गलत होता भी तो उनको संसद से निष्कासित करना चाहिए या फिर उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। ऐसे लोगों का बचाव किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के स्तर और संसदीय गरिमा का जो ह्रास होता है, इससे लोकतंत्र का स्तर वो भी गिरता है और गरिमा का भी ह्रास होता है। युवा मतदाताओं में राजनीति के प्रति अविश्वास होता है। युवा जो जनता होती है उसमें एक आग होती है, वो देश के लिए किसी भी तरह से मार मिटने के लिए अपना 100% इम्पोर्टेंस देने के लिए, वहाँ पे अपना 100% देने के लिए वो तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर वो ऐसी राजनीति देखेंगे तो उनका राजनीति के प्रति एक अविश्वास वो टूट जाएंगे और आगे भविष्य में एक अच्छे नेता हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए उन नेताओं को सोच समझ के भाषण देना चाहिए ताकि जनता के अंदर विश्वास हो और जनता उनको आगे विश्वास मिले कि आगे भी उनको ला सके या फिर उनके ऊपर राजनीति के ऊपर विश्वास करे। समाज में ध्रुवीकरण और नफरत का प्रसार होता है। इसमें एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण होता है, पार्टी के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण होता है और लोगों का जो माइंड होता है वहीं पे टिका रहता है। और इसका जो फायदा होता है वो सरकारें काफ़ी टाइम उठाते भी हैं कि कुछ भड़काऊ भाषण दे के जनता का जो इम्पोर्टेंस जो मुद्दे होते हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए और वोट बैंक के लिए, वोट लेने के लिए लोगों का वो ऐसे कुछ हरकतें जानबूझ के करती हैं ताकि भारत के अंदर जो इम्पोर्टेंस मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान प्रभावित किया जा सके। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीतिक संस्कृति की छवि धूमिल हो रही है। इससे क्या होता है, ये नेता अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए ऐसी हरकतें तो कर देते, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भारत की जो छवि है, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की इकोनॉमी सबसे फास्ट ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। वो पूरे इंडिया की लगभग ये 4th इकोनॉमी बन चुकी है, कुछ ही टाइम में थर्ड बन जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ल्ड की जो नज़र है वो हमारे भारत के ऊपर है, भारत के ऊपर बनी हुई है। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियाँ देश हैं, काफ़ी सारे देशों की कोशिश रहती है कि कैसे भी करके इंडिया को नीचे लाया जा सके। तो इसीलिए हमारी जो सरकार है या फिर एजेंसीज हैं, जितने भी लोग हैं, उनका ध्यान होना चाहिए कि इस पर महत्व ध्यान देना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में हमारी छवि खराब ना हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है या फिर ट्रेड व्यापार जो होता है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों को, या फिर अन्य जो छवि होती है हमारे देश की सांस्कृतिक बुद्धि के आधार पर वो भी खराब होती है। तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हम संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से इस पॉइंट का डिस्कस हम करेंगे। अनुच्छेद जो 19 है इसका क्लोज 1 सब क्लोज ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अनुच्छेद 19 में क्लोज 2 के तहत उचित प्रतिबंध है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर घृणा भाषण और सांप्रदायिक भाषण पर आपको दंड मिल सकता है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153A और 295A धर्म जाति पर भड़काऊ टिप्पणी आप नहीं दे सकते। संसद और विधानसभा में आचार संहिता लेकिन सख्ती से ये लागू नहीं होती है। सुधार हेतु जो उपाय आप कर सकते हैं वो इस प्रकार है। राजनीतिक दलों द्वारा आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना चाहिए। चुनाव आयोग को अधिक से अधिक अधिकार, तुरंत कार्रवाई और दंड, जनता का दबाव, अपमानजनक बयान देने वालों को चुनावी रूप से दंडित रखना, राजनीतिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों का प्रचार, मीडिया की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना और उत्तेजक बयानों को बढ़ावा न देना, ऐसी न्यूज़ को मीडिया में न लेके आना जिससे कि जनता क्या मतलब हित प्रभावित हो या फिर जनता का ध्यान क्या हो भटक जाए महत्वपूर्ण मुद्दों से। अब हम जानेंगे कि UPSC में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर ये कैसे इम्पोर्टेंट है। भारत में नेताओं की अपमानजनक टिप्पणियाँ लोकतांत्रिक राजनीति के लिए के किस संकट को दर्शाती हैं, आप इसका विश्लेषण कीजिए। Declining political monarchy is a threat of India parliamentary democracy. Discuss.
अब हम जानेंगे दोस्तों गणेश उत्सव। जैसा कि आप जानते हो कि हर साल भारत में गणेश उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में ये त्यौहार काफ़ी बड़े धूमधाम से लार्ज स्केल पे लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और ये हमारा एक लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप जानते हैं कि भारत में पूरे इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मंथ ऐसे होते हैं जो पूरे मंथ के अंदर हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो भारत के अंदर मनाए जाते हैं। एक रिलीजियस कंट्री है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं और ये धर्मनिरपेक्ष कंट्री होने की वजह से यहाँ पे सभी धर्मों के जो लोग रहते हैं वो खुल के अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो हर दिन कोई ना कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई ना कोई त्यौहार यहाँ पे ज़रूर होता है। अब हम जानेंगे गणेश उत्सव के बारे में, ये कैसे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से कैसे इंपॉर्टेंस है या आपकी दैनिक जीवन के लिए कैसे उपयोगी है, तो आप इसको यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। इसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, वो आरंभ इसका गणेश पूजा का उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान 1893 में इसमें हुआ था। उन्होंने गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से परिवर्तन किया, यानी उससे पहले सार्वजनिक रूप से जैसे झांकी वगैरह निकालना होता है ये सब नहीं होती थी, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने इसको सेलिब्रेट करने में अपना काफ़ी योगदान दिया था। इससे क्या होता है, समाज के सभी लोग आपस में मिलते जुलते हैं तो भाईचारा भी बढ़ता है, एक पॉजिटिविटी भी आती है। और इससे जो भी कोई रिलीजियस होता है यानी रिलीजन जो होता है, कोई भी ओकेजन हम सेलिब्रेट करते हैं तो इससे हमारे माइंड में काफ़ी पॉजिटिविटी आती है, हम एक्टिव होते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर हिंसा जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, लोगों में भाईचारा बढ़ता है। इसके अलावा हम एक्टिव भी होते हैं, अच्छी अच्छी शॉपिंग भी करते हैं, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा प्रदूषण से निपटने के लिए भी हम काफ़ी सारे वर्क करते हैं। हमारी जो परंपरागत जो मान्यताएं होती हैं उनको बढ़ाने में भी हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा आज इंटरनेट का ज़माना है तो पूरे हमारे आर्ट एंड कल्चर को पूरे वर्ल्ड में इसको प्रचार प्रसारित करने में भी सहायता मिलती है। ब्रिटिश शासन के समय हिंदू समाज को एकजुट करना और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना था। यानी ब्रिटिश काल में उस टाइम के देखो अलग अलग टाइम की डिमांड जो होती हैं, जो प्रायोरिटी होती है वो अलग अलग होती हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग जो समस्याएं होती हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं या फिर अलग अलग जो सफलताएं होती हैं वो अलग अलग होती है। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ से या फिर सोशल के पॉइंट ऑफ से या फिर हमारे जो रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ से, किसी भी पॉइंट ऑफ से लगा लो, समय के अकॉर्डिंग जो किसी भी देश की जो प्रायोरिटी होती है वो बदलती जाती है। तो उस समय हमारी जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि एक समाज को कैसे भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट किया जाए। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए काफ़ी सारे योगदान दिए थे। जैसे कि महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी पूरे राष्ट्र को एक करने के लिए अपना नेतृत्व दिया था और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, काफ़ी सारे आंदोलन हुए थे। तो इस तरह जनता को उन्होंने क्या किया था, जनता को एक मंच के नीचे लाए थे और सभी समुदाय होते हैं या फिर सभी समुदाय जितने भी जो पहले जो राजा महाराजा होते थे या फिर महिला वर्ग है, सभी जाति जनजाति अनुसूचित पिछड़े महिला जितने भी दलित युवा होते हैं या फिर आपके जो जमींदार होते हैं, सबको एक मंच के नीचे ले आए थे ये अंग्रेज सरकार को यहाँ से भगाने के लिए। और उन्होंने लास्ट में अपने लक्ष्य को अचीव भी किया और यहाँ से अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहले ये पूजा घरों तक सीमित थी, तिलक ने इसे सार्वजनिक और सामुदायिक मंच बना दिया। धार्मिक और सांस्कृतिक जो इसके महत्व भी काफ़ी सारे हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि का देवता है। इसे कहा जाता है कि हमारी लाइफ में जितने भी जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, बुद्धि अच्छी होती है और समृद्धि मिलती है। 10 दिनों तक मनाया जाता है यह त्यौहार। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक इसका आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में ये विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नाटक, भजन, समाज सेवा गतिविधियाँ मिलती हैं। तो इससे हमारे समाज में जो एक कलाकार होते हैं, कलाकार जगत है, उनको भी यहाँ पे इस टाइम काफ़ी रोजगार भी मिलता है और उनकी जो कला होती है उसका कला का प्रचार प्रसार या प्रदर्शन करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। इसमें कार्यक्रम होते हैं, नाटक, भजन, समाज सेवा, और जो कवि लोग होते हैं उनको भी अपनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, भजन लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। तो एक समाज में सकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार भी काफ़ी मिलता है। तो ये हमारे आर्थिक, सोशल हर पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक और राजनीतिक आयाम से आप इसको देखेंगे तो ब्रिटिश काल में ये सामाजिक एकता राष्ट्रीय आंदोलन का माध्यम बना। कोई भी उत्सव मनाया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपनी इच्छा आकांक्षा को एक दूसरे
दूसरे से शेयर करते हैं और देश में चल रही जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं और उस पर कार्य करने के लिए अपने जो मत होते हैं उनको आपस में डिस्कशन करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बड़ी सभाओं पर रोक थी, लेकिन धार्मिक उत्सव की छूट थी। अब सरकार उस टाइम क्या थी, बड़ी सभाएं कर नहीं सकते थे लेकिन धार्मिक उत्सव मना सकते थे। तो नेताओं ने क्या किया कि जो भी उत्सव होता था वहाँ पे ये जाते थे और लोगों को इकट्ठा करते थे और इस तरह से तिलक ने राजनीतिक जागरूकता के लिए इस मंच का उपयोग किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में इस त्यौहार का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में, विदेशी शासन के खिलाफ एकता और राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में ये सहायक था। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसको समझेंगे तो हम इसको सांस्कृतिक द्रोह है। यह आज भी भारत की सामूहिक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सामाजिक कार्य हैं जो इसके कई गणेश मंडल, समाज सेवा जैसे रक्तदान शिविर, शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अलग अलग टाइम में समाज की, देश की अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। तो आज हमारे देश में हेल्थ से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं इनको हम हर मंच के ऊपर, जैसे कोई रिलीजन ओकेजन हो, शादी हो, त्यौहार हो या फिर कोई भी चुनाव कार्यक्रम हो या फिर कोई भी जो एनजीओ वगैरह होते हैं, ये अपने मैनिफेस्टो या फिर अपने स्पीच या फिर पिक्चर्स होते हैं, इनके माध्यम से इन टॉपिक्स को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रायोरिटी ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करोगे तो जनता में एक जागरूकता आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी इसमें मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर इसमें एक अपना योगदान दे सकते हैं। जैसा कि मैं हर रोज़ अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ दान ज़रूर देना चाहिए। अगर आप अपना बॉडी का दान देते हो तो इससे कम से कम 50 लोगों को हेल्प मिल सकती है। आए दिन हमारे देश के अंदर ये कोई ना कोई हत्या होती है, किडनैपिंग होती है या फिर हेल्थ की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से लोग मर जाते हैं। शिक्षा हमारा बहुत ही महंगा भी हो गया है। इसके अलावा ये हर बच्चे को अगर आप प्रोडक्टिव एजुकेशन देना चाहते हैं तो उसको फ्री करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फ्री में ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा या फिर यूट्यूब या किसी भी सोशल साइट्स के माध्यम से आप बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं या अपना कुछ भी दान देके आप एक समाज में महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सकते हैं। तो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो इस प्रकार है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP की मूर्तियों और रासायनिक रंगों से जल प्रदूषण, इको फ्रेंडली गणेश, मिट्टी की मूर्ति, प्राकृतिक रंग को बढ़ावा दिया जाता है। इससे हमारी जो स्थानीय लोकल लेवल के जो लोग होते हैं उनको भी रोजगार मिलता है, उनकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बिकती हैं। अर्थव्यवस्था, मूर्तिकारों, कारीगरों, छोटे व्यवसायों और पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। संवैधानिक और नीतिगत जो पहलू होते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी एंगल्स के पॉइंट ऑफ से आप इसको देखेंगे तो अनुच्छेद आर्टिकल जो 25 और 28 है वो रिलीजन फ्रीडम की आपको राइट देता है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में आर्टिकल जो 48A और आर्टिकल 51A का सब क्लोज जी, नागरिकों का जो राइट्स होता है उसका जो ड्यूटी होती है कि वे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करें। और जो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव होती हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन अभियान चला रही है, स्वच्छ भारत मिशन से ये रिलेटेड करता है। तो हम जानेंगे कि अब UPSC के पॉइंट ऑफ से किस प्रकार इम्पोर्टेंस है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आना पॉसिबल है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से लोकमान्य तिलक ने किस धार्मिक पर्व को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा था? इसका आंसर है गणेश उत्सव। और गणेश उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये भाद्रपद में मनाया जाता है। इसके अलावा मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। गणेश उत्सव केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि ये भारतीय राष्ट्रवाद, सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। आप इस पर डिस्कशन कीजिए। गणेश उत्सव की आधुनिक चुनौतियां, चैलेंजेज और एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या हैं? आप इसका विश्लेषण कीजिए। अब आप इसको इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो आप इसको इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको फुल PDF ही हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, तो आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं और आपको ये फ्री में अवेलेबल होगी। इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। अभी दोस्तों हम हाल ही में देख रहे हैं कि अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, लगभग 50% टैरिफ लगाया। इसके बाद उन्होंने ब्राज़ील पे लगाया। वो अपनी कोई राजनीतिक
इच्छा थी उसकी, जिसकी वजह से लगाए हैं। और भारत के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया। तो इससे निपटने के लिए इससे काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार भी जा सकता है, उद्योग धंधों पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें यहाँ के लोकल फॉर वोकल, गवर्नमेंट की काफ़ी सारी इनिशिएटिव है, लोकल फॉर वोकल है, और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव है। या फिर जो अभी त्योहारी सीज़न आने वाला है, तो उस त्योहारी सीज़न में हम देश में बनी हुई चीज़ों को खरीद कर हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं। और अमेरिका के जो टैरिफ हैं उसका भी मुंह तोड़ जवाब हम दे सकते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम अपनी देश की चीज़ें खरीदते हैं तो हमारे लोगों को लोकल फॉर वोकल है, या फिर यहाँ के जो लोकल जो बिजनेसमैन हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, हमारे उद्योग धंधों की, हमारे जो उद्योगों में बनी हुई चीज़ें बिकेंगी तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। तो काफ़ी सारी जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, उन योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, और हमारे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, और विदेशी जो आयात है उसके ऊपर भी अंकुश लगेगा। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। स्वदेशी का अर्थ अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होता है। इसे स्वदेशी योजना कहा गया है क्योंकि इसका लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, खासकर ब्रिटिश कपड़ा, भारतीय उद्योगों, हस्तशिल्प, खादी और छोटे उद्योगों का प्रोत्साहन, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की स्थापना, बंगाल नेशनल कॉलेज, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव की भावना को जगाना। मुख्य नेता और योगदान: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, ये इनमें मुख्य नेता थे। जैसा कि आप जानते हो कि महात्मा गांधी ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने पूरे देश, पूरे कंट्री के लेवल पे उन्होंने करवाया था कि भाई स्वदेशी को बढ़ावा दो, हमारी लोकल चीज़ों को बढ़ावा दो। और अंग्रेज़ों का अगर हम वहाँ पे ब्रिटेन में बनी हुई चीज़ों को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, या फिर कि उनके उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, तो अपने आप वो घुटनों पे आ जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारे साथ व्यापार करना, या फिर हमारे एग्रीकल्चर से जो हमें भारी भरकम जो टैक्स लेते हैं, या फिर अपने उद्योग धंधों में बनी हुई चीज़ें जो यहाँ पे बेचते हैं, वो ब्रिटेन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम उसी के ऊपर चुपचाप अटैक करते हैं तो ब्रिटिश क्या होता है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो अपने आप घुटनों पर आ जाएगी, और भारत की जो स्वराज से रिलेटेड जो डिमांड है उसको मानने पर मजबूर हो जाएगी। तो उनका जो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट था यही था कि ब्रिटेन के जो उद्योग धंधे हैं वो उनको तबाह करो, और भारत में उद्योग धंधे लगाओ, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दो। हमारे भारत में पहले हजारों वर्षों से, प्राचीन काल से यहाँ के जो लोकल स्थानीय बुनकर है, कारीगर हैं, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने स्थानीय उत्पाद बनाते थे। वो पूरे वर्ल्ड में इनकी डिमांड थी। इटली है, रोम है, इंडोनेशिया है, पूरे वर्ल्ड में यहाँ से ये सामान जाते थे यूरोप में, फिर ये इटली से आगे होते हुए, खाड़ी देशों से होते हुए आगे यूरोप में जाते थे। और वहाँ के लोगों के पास क्या था, बहुत मतलब जो यहाँ वहाँ पे इनकी डिमांड थी, वहाँ से क्या था, उनके पास ऐसी चीज़ें तो थी नहीं, तो वो वहाँ से क्या करते थे, सोना और चांदी के बदले में इन चीज़ों को खरीदते थे। और वहाँ पे वो देख कंट्रीज क्या थे, ज़्यादा मांसाहारी कंट्रीज हैं, तो यहाँ के जो एग्रीकल्चर की जो चीज़ें थी, जैसे काली मिर्च है या फिर अन्य चीज़, वहाँ पे बहुत डिमांड थी इन काली मिर्चों की। काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, इससे वहाँ पे क्या होता था, जो मांस मछली थी वो ख़राब हो जाती थी, उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता था। और ये जो मसाले जो होते हैं, मसाले हिंदुस्तान से वो वहाँ पे लेके जाते थे। रेशम के जो कपड़े हैं, ढाका से मुख्य महत्वपूर्ण केंद्र था ढाका, यहाँ से सामान पहुँचाने के लिए वहाँ पे। और ढाका की बुनकर भी पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा कपड़ा बनाते थे। गुजरात है, यहाँ से भी वहाँ पे सामान जाता था। तो यहाँ से वो पहले तो बना बनाया सामान लेके जाते थे, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला हुआ था। और यहाँ के जो लोकल जो चीज़ें थी वो पूरे वर्ल्ड में उनकी डिमांड थी, और उनकी हस्त जो कारीगरी थी वो एक नंबर की थी। पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी बेस्ट जो कारीगरी यहाँ पे पाई जाती थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ की जो बनी हुई चीज़ें वहाँ के राजा महारानी यूज करते थे। तो वो जो अचार वगैरह होते थे, या फिर फूड प्रोडक्ट जो होते थे वो जल्दी ख़राब हो जाते थे, तो उसको लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए यहाँ के मसालों की नीड थी उन्हें, और इस मसाले का उपयोग करके वो लॉन्ग टाइम तक उनको ख़राब होने से बचा सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें भारत के साथ व्यापार गीत, कविता, लोक नाटक के माध्यम से जन जागरण। तो गीत होते हैं, कविता होते हैं, कहते हैं कि जो एक
हमारा जो हिस्ट्री होता है, इतिहास होता है, साहित्य होता है, ये जन जागरूकता की इतिहास से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा करता है। तो जो साहित्य हमारा, पिक्चर होते हैं, गीत होते हैं, लोक नाटक होता है, कविता होते हैं, अगर ये हम स्वदेशी के पॉइंट ऑफ से लिखते हैं तो जनता को, एक एक जन को हम जागरूक कर सकते हैं और स्वदेशी को बढ़ावा मिल सकता है। और हमारे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड में हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर है। और पॉपुलेशन होती है वो किसी भी देश की सबसे बड़ी क्या होती है, एक ताकत होती है। हम वहीं पे, हमारा सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर मार्केट है, तो हम हमारे देश के अंदर ही आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देके एक पूरे देश को हम ताकत के अंदर बदल सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी इकोनॉमी को हम फर्स्ट रैंक पे ला सकते हैं। अगर हम हर चीज़ डेली यूज में जो आती है, छोटी से लेके बड़ी, मशीनरी से लेके सुई से लेके धागा तक लेके हर चीज़ हम भारत में बनी हुई यूज करते हैं, तो हम भारत को एक दोबारा से सोने की चिड़िया बना सकते हैं और जो हमारी इकोनॉमी है वो फर्स्ट रैंक पे ला सकते हैं हम पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन इसके लिए सरकार है, सरकारों को, गवर्नमेंट एजेंसियों को, प्राइवेट एजेंसियों को, जो हमारे एनजीओ होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, एजुकेशनल जितने भी डिपार्टमेंट, सबको एक जन जन को एक लार्ज लेवल पे वर्क करना होगा, जागरूकता फैलानी होगी और डेली यूज के अंदर जो हम चीज़ें यूज करते हैं वो हमें भारत में बनी हुई खरीदनी होगी। अभी अगले मंथ से त्योहारी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, 1 महीने लगभग, 1-2 महीने लगभग हर दिन कोई ना कोई त्यौहार आएगा और इन महीनों में काफ़ी सारी खरीदारी करते हैं लोग। हर घर में कुछ ना कुछ, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें खरीदी जाती है। तो अगर इस टाइम हम भारत में बनी हुई चीज़ों को खरीदते हैं तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ काफ़ी बढ़ सकती है और जितना भी राजकोषीय घाटा है उसमें हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आर्थिक, जो विदेशी कपड़ों की बिक्री घट गई है, भारतीय उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। सामाजिक और सांस्कृतिक, राष्ट्रीय शिक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हमारे जो हस्तकरघा उनकी कारीगरी बहुत अच्छी होती है। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष चटाई बनती हैं, कहीं पे जूती अच्छी मिलती है जिनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगर हम वही चीज़ें खरीदते हैं, उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग भी अच्छी होती है। अगर हम वही चीज़ खरीदते हैं, डेकोरेशन के जो सामान होते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो उनको काफ़ी लार्ज स्केल पर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। राजनीति के अंदर जनता को राष्ट्रवाद की गहरी जड़ें, कमजोरी जो होती है, ग्रामीण गरीब वर्ग पूरी तरह से शामिल नहीं हो सका। शहर आंदोलन शहर और मध्य वर्गीय तक सीमित रहा था, यानी ये उस टाइम आंदोलन, आज़ादी के टाइम की बात है। यूपीसी के लिए जो महत्व है वो जीएस मैन के लिए, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री GS1 के अंदर आता है। राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा GS2 यानी स्वदेशी है, ये आज का टॉपिक नहीं है, ये हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चलना स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से ही है। औद्योगिकरण के बाद ये एक महत्वपूर्ण है टॉपिक रहा है और आज भी इसकी एक भारत में प्रायोरिटी लेवल पर इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर हमें भारत को वास्तव में आगे लेके जाना है तो जन जन को जागरूक होना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और मेक इन इंडिया जैसी वर्तमान नीतियों की तुलना, ऐसे में भी इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पर, इस पे आप लेख लिख सकते हैं। नंबर 2, इसमें आप इंग्लिश के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल विभाजन के टाइम बाय लॉर्ड कर्जन, आप इसके ऊपर इसको आप रीड कर सकते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर्स, पॉलिटिकल्स, लिमिटेशंस, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, इसके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एक नेशनल पार्क के अंदर, जैसा कि हम हर रोज़ एक नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं, तो अगजान तक आप हर रोज़ एक नेशनल पार्क डिस्कस करते हो तो आखिर तक आपके बहुत सारे के सारे नेशनल पार्क कवर हो जाएंगे और एक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। रिपीट भी हम करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो आसाम के अंदर है। भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये एक सींग वाले गेंडे, 1 हॉर्न्ड राइनोसोरस, विश्व की सबसे बड़ी आबादी का घर है। प्रमुख जो इसके तथ्य हैं वो स्थान, असम राज्य ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट 1974 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था। ये विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल है। 1985 में इसको वहाँ पे शामिल किया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 884 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जैव विविधता काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। प्रमुख इसकी जो प्रजातियाँ हैं वो एक सींग वाला गेंडा, विश्व की 70% आबादी यहीं पे पाई जाती है जैव विविधता की। हाथी, जंगली भैंसा, दलदली हिरण, बाघ, प्रवासी पक्षी, दलदली पक्षियों की समृद्ध प्रजातियां, वनस्पति, घास भूमि, दलदली क्षेत्र, अर्ध सदाबहार वन और संरक्षण जो पहल है इसके लिए 2006 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। भारत सरकार और असम सरकार की गेंडा संरक्षण परियोजनाएं हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट और वेटलैंड
कंजर्वेशन से भी जुड़ा हुआ है। तो आज पर्यावरण का जो मुद्दा है, जैव विविधता ह्रास का मुद्दा है, ये भी एक इस टाइम को ध्यान में रखते हुए एक प्रायोरिटी का विषय है और इसे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। यानी सबसे पहले इस विषय को, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आए दिन समस्या है, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में होती जा रही है। ब्लैक होल भी हमने देखा कि काफ़ी वो बड़ा होता जा रहा है। इससे पृथ्वी के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे और आए दिन जो बेमौसमी बरसात है, सुनामी है, या फिर ज़्यादा बारिश या कम बारिश, सूखा, बाढ़, भूस्खलन जैसी समस्याएं हो रही हैं, बादल फटना होती हैं। जैसे यहाँ के हर रोज़ हम कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर देख रहे हैं, फसलों की बर्बादी हो रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी, या जो हमारे अनेक जो डिजीज होती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर होता है, या फिर आँखों की बीमारी होती है, या फिर और भी काफ़ी सारे जो रोग होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन लिविंग के ऊपर पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो पॉइंट है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, जैव विविधता है, या फिर पर्यावरण संरक्षण है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको यूपीएससी में भी इन्वॉल्व किया गया, इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई आगे जो एक पर्यावरण है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमें डिस्कशन भी करना चाहिए। सरकार है, सभी सरकारों को, सभी कंट्री या स्टेट, हर व्यक्ति को, जितने गवर्नमेंट एजेंसी है, हर इन सबको मिलजुल कर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देना चाहिए और पृथ्वी को बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। अगर हमारी पृथ्वी ही खराब हो जाएगी तो हम फिर यहाँ पे कैसे रहेंगे? एक स्वच्छ जीवन है, लाइफस्टाइल है, उसको जी नहीं पाएंगे। प्रदूषण के अंदर जैसा कि आप दिल्ली जैसे शहरों में देखते हैं, कितनी सारी बीमारियों से लोग वहाँ पे मरते, दम घोटू बीमारियाँ वहाँ पे हो रही। और सर्दियों में तो पराली जलाने की वजह से, या फिर पब्लिक व्हीकल्स की वजह से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो काफ़ी सारे सिटी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है हर साल। जो एनसीआर का इलाका है, ये काफ़ी प्रदूषित एरिया है, तो यहाँ पे रहना आसान नहीं है, एक लाइफ के लिए बहुत ही हानिकारक एरिया है ये। तो ये पॉइंट प्रीलिम्स और मेंस के अंदर दोनों में आता है। और प्रीलिम्स में इसका जो टॉपिक होगा, जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है, वो है स्थान, स्थापना, वर्ष, प्रमुख प्रजाति या यूनेस्को दर्जा, ये टॉपिक है। और मेंस के अंदर GS 3 के अंदर आएगा इसके अंदर। और इसके जो टॉपिक है वो पर्यावरणीय चुनौतियाँ, संरक्षण नीतियाँ और मानव वन्य जीव जो संघर्ष है, यानी पर्यावरण की कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। संरक्षण के लिए हमारी गवर्नमेंट या इंटरनेशनल जो एजेंसीज होती हैं, या फिर अन्य सरकार कौन कौन सी नीतियाँ बनाती है, भारत सरकार की कौन कौन सी नीतियाँ हैं, कितना उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और कितना होना चाहिए, क्या क्या उनकी कमियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं। मानव वन्य जीव की आज किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, मानव ने उनके जो सह आवास हैं या फिर उनके जो गृह आवास हैं उनको कितना बर्बाद किया है, या फिर क्या करना चाहिए, और किस तरह से ये अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क इन इंडिया, नोन फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनासोर्स। इसके जो की फैक्ट्स हैं वो लोकेशन है इसकी आसाम के अंदर अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में। इस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ था, डिक्लेयर्ड ए रिजर्व फॉरेस्ट इन 1905 के अंदर, नेशनल पार्क इन 1974, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1985 के अंदर। एरिया है इसका 884 स्क्वायर किलोमीटर है। बायोडाइवर्सिटी मेजर फुना एंड वन हॉर्न्ड राइनासोर, 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, एशियन एलिफेंट्स, वाइल्ड बेफेलोज एंड स्वamp डियर, tigers, also a tiger reserve, rich variety of majority and swamp birds, flora, tall elephants, grasses, wetland, semi-evergreen forest। कंजर्वेशन जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के वो इस प्रकार है। डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व इन 2006, इंडियन राइनो विजन 2020 फॉर राइनो पॉपुलेशन कंजर्वेशन, linked with project elephant and wetland conservation programs। चैलेंजेस जो इसके होते हैं, फ्लड एंड ब्रह्मपुत्र एनुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो, राइजिंग टूरिज्म प्रेशर्स। यूपीएससी के रेलिवेंस इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो ईयर्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, यूनेस्को स्टेटस की स्पीसीज। मेन के पॉइंट ऑफ से GS 3 में आएगा। एनवायरमेंट चैलेंजेस, कंजर्वेशन पॉलिसीज, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लाइमेट रिलायंस। इसके अलावा हम ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका हम डिस्कशन करेंगे।
हर रोज़ हम कोई ना कोई नदी डिस्कस करेंगे। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से प्री और मेन और मैपिंग के पॉइंट ऑफ से जो हमारा मैप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो हर रोज़ आप किसी न किसी कंट्री, रिवर, इनका मैप जरूर बनाएं, इनकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कशन करें। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कहाँ से, तिब्बत से आती है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है, ये सब डिस्कशन हम इसके अंदर करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी है, ये एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर 3 देशों से होकर गुजरती है, यानी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर ये गुजरती है। तो इसको हम भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर इसका उद्गम आंगसी ग्लेशियर है, तिब्बत मानसरोवर झील के निकट है और कैलाश पर्वत क्षेत्र से होता है। विभिन्न देशों के जो नाम है इसमें तिब्बत में इसको तसांगपो बोला जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग और दिहांग नदी, यानी भारत में सियांग या दिहांग इसकी जो सहायक नदी है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दियांग बोला जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है, यानी बांग्लादेश में इंटर करती है क्या कर जाती है, जम जाती है। तो बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है, जमुना। आप इसको टिप्स याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो ये इंटर करती है तो वहाँ पे ये जम जाती है और जमते इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिहांग या दिहांग या सिहांग बोला जाता है। तसांगपो, तास्केंगपो, तसांगपो, यानी तिब्बत में इसको तसांगपो बोला जाता है। इसके अलावा हम इसकी जो और भी जो विशेषताएं वो जानेंगे। इसकी लेंथ होती है ये लगभग 2900 किलोमीटर होती है, 2900 किलोमीटर होती है। यानी ये यहाँ से चलती है और यहाँ से चलते ये कहाँ पे स्टार्ट होती है, बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल के अंदर ये गिर जाती है वहाँ से। इसके अलावा 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जल निकासी क्षेत्र लगभग 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है। ये प्रवाह दिशा इसकी है तिब्बत में पूर्व की ओर, यानी तिब्बत में पूर्व की ओर बहती है, अरुणाचल में ये दक्षिण की ओर बहती है, असम में ये पश्चिम की ओर बहती है और बांग्लादेश में दक्षिण की ओर गंगा में मिलकर मेघना नदी हो जाती है। यानी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही तो क्या हो जाती है, जमुना बन जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही क्या बन जाती है, जमुना बन जाती है। इसके अलावा गंगा में मिलती है क्या हो जाती है, मेघना। यानी जमुना और मेघना में आपको कन्फ्यूजन नहीं होता, जम जाती है पहले फिर ये मेघना बनती है। इसकी जो सहायक नदी है वो दिबांग नदी है, लोहित नदी है, सुबनसिरी नदी है, मनस नदी है, धानसिरी नदी है और तीस्ता नदी है। यानी इसका आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं, दिलों में सुनो, यानी दी से दिबांग, लो से लोहित, सु से सुबनसिरी और नो से सुनो। से सुबनसिरी, इसके अलावा बाढ़ प्रवणता असम घाटी, धानसिरी और तीस्ता इसकी सहायक नदी हैं। बाढ़ प्रवणता इसकी असम घाटी में अधिक वर्षा और गाद जमाव के कारण बाढ़ आती रहती है। नेविगेशन और सिंचाई के अंदर यह नदी उत्तर पूर्व भारत में परिवहन, सिंचाई, हाइड्रो पावर के लिए अत्यंत उपयोगी है। डेल्टा का निर्माण करती है और इस डेल्टा के निर्माण में काफ़ी बड़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। जो पश्चिम बंगाल का जो सबसे बड़ा डेल्टा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है और यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। विश्व की सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है सुंदरवन डेल्टा के
अंदर ही पाई जाती है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, ये सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बनता है, यानी ये वहाँ से पीछे से चली आ जाती है, फिर होती है जमुना, पद्मा बन जाती है, पद्मा के रूप में ये आगे बंगाल की बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बंगाल के साथ मिलकर ये मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो अंगसी ग्लेशियर है। अंगसी ग्लेशियर है तिब्बत के अंदर, इसका अंगसी ग्लेशियर है। इसके अलावा ये भारत में प्रवेश जो करती है ये अरुणाचल प्रदेश से करती है। भारत में जो इसका प्रवेश होता है अरुणाचल प्रदेश में, इसका वहाँ पे जो इसको अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है दिहांग और सियांग, यानी दिस्सी के नाम से डीसी के नाम से आपको इसको याद रखते हैं, डीसी के नाम से याद रख सकते हैं। डी से दिहांग और सी से सियांग, यानी दिहांग और सियांग बोला जाता है इसको। अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डीसी यानी डीसी लगी हुई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के नाम पर ही आप अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है क्या नाम है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम याद रख सकते हैं दिहांग और सियांग। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो अभी हमने डिस्कशन की है। असम में बाढ़ और गाद का जमाव जो होता है गंगा के साथ मिलकर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यानी अभी हमने डिस्कशन किया कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा जिसमें सबसे बड़ी जैव विविधता पाई जाती है उसका निर्माण करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो नदी होती हैं तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश, यानी 4 देशों से इसकी सीमा लगती है। TCBB यानी तिब्बत, चाइना, भारत, बांग्लादेश 4 देशों में होकर गुजरी हुई है। बांग्लादेश को अभी देश का दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो तिब्बत, चाइना, भारत और बांग्लादेश TCBB। भारत में जल विद्युत परियोजनाएं और नदी जोड़ों परियोजनाएं, ये भी काफ़ी सारी परियोजनाएं हैं। इंट्रोडक्शन, ब्रह्मपुत्र रिवर इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ एशिया, यानी एशिया की एक बहुत बड़ी रिवर्स है। इट फ्लो थ्रूज तिब्बत, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। इस टोटल लेंथ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। ओरिजिनेटेड है ये फ्रॉम आंगसी ग्लेशियर नियर माउंट कैलाश एंड मानसरोवर लेक ऑन तिब्बत के अंदर। नेम इज डिफरेंट रीजन, तिब्बत के अंदर इसको तांगपो बोला जाता है, यारलुंग तांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में इसको अभी हमने डिस्कशन किया है यानी दिहांग और तियांग नाम से इसको डीसी के नाम से इसको दिहांग और सियांग। आसाम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। बांग्लादेश में एंटर करती है जम जाती है। की फैक्टर से इसको जो है लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर। ड्रेनेज एरिया है इसको 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। फ्लो जो पाथ होता है ईस्टर्न इन तिब्बत, ईस्टवार्ड इन तिब्बत, साउथवार्ड इन अरुणाचल प्रदेश, ईस्टवार्ड इन आसाम, साउथवार्ड इन बांग्लादेश। ये आप इसको पढ़ सकते हैं, पहले हम डिस्कशन कर सकते हैं। मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी ये दिहांग, लोहित, सुबनश्री, यानी दिलों में तुम शुद्ध लो, यानी इसका जो आप टिप्स है वो इसका आप याद रख सकते हैं। दिलों में DL से दिल में तुम, तिस्ता मानस, शुद्ध लो SD, यानी दिलों में तुम शुद्ध लो। DL से दिबांग, लोहित, तिस्ता मानस, सुबनश्री और D से धनश्री। तो ये आप टिप्स याद रख सकते हैं, दिलों में तुम शुद्ध लो। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे फ्लड के बारे में। आसाम वैली फ्रीक्वेंटली फेस फ्लड ड्यू टू हेवीली रेनफॉल एंड द स्लिप डिपोजिशन। यूटिलिटी इम्पोर्टेंट फ्रॉम
नेविगेशन, इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आप नेविगेशन के पॉइंट ऑफ से या फिर इरिगेशन के पॉइंट ऑफ से, हाइड्रो पावर के पॉइंट ऑफ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डेल्टा फॉर्मेशन भी करती है पूरे वर्ल्ड में। अभी हमने डिस्कशन किया है कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा सुंदर और बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। फॉर्म्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा द सुंदरवन डेल्टा अलॉन्ग विद द गंगा। यूपीएससी की पॉइंट जो है इसमें ओरिजिन, अंगसी ग्लेशियर तिब्बत के अंदर, एंट्री पॉइंट इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश, दिहांग और सिहांग, डीसी ट्रिब्यूटरीज हैं इसके टू बी रिमेंबर्ड, फ्लड एंड साइलेटेशन इशू इन आसाम, इंटरनेशनल रिवर चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। सुंदरवन डेल्टा फॉर्मेशन इम्पोर्टेंस फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड इनलैंड नेविगेशन। अब हम पढ़ेंगे गेम के बारे में भी। हॉकी एशिया कप चल रहे इंडिया में, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार के पाटलिपुत्र में हॉकी एशिया कप चल रही हैं। डल झील श्रीनगर, प्रारंभ 1970 के दशक में है। वाटर स्पोर्ट्स के बारे में तो हमने डिस्कशन कर भी लिया है शायद। वाटर डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 1970 के दशक में संगठित रूप से पहली बार वाटर स्पोर्ट्स जैसे कैनोइंग, काइंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा से मैंने इसको शायद ले लिया, ध्यान नहीं दिया। आप इसको अच्छे से दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट के बारे में। जैसा कि अभी हमने एक दिवस मनाया है, पहले ही थोड़े दिन पहले मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में हमने मनाया था राष्ट्रीय खेल दिवस। तो उन्हीं की याद में अब उन्हीं का जो फेवरेट गेम था जो हॉकी, उस गेम की वही गेम अभी चल रहे हैं बिहार के पाटलिपुत्र के अंदर। तो एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट की शुरुआत 1982 में हुई थी। इसका आयोजन एशिया हॉकी फेडरेशन यानी AHF AHF द्वारा किया जाता है। आवर्त इसके लगभग 4 साल में होता है, यानी हॉकी एशिया कप है ये 4 साल में के बाद होते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों एशिया कप प्रतियोगिताओं में शामिल होती हैं। पहला टूर्नामेंट हुआ था इसका जो पाकिस्तान में हुआ था 1982 के अंदर, कराची के अंदर, और उस टाइम पाकिस्तान इसका विजेता रहा था। महिलाओं का जो हुआ था ये पुरुषों का हुआ था कराची में, और महिलाओं का था 1985 में, यानी उसके जस्ट 3 साल बाद महिलाओं को इसमें शामिल किया गया था। सियोल में हुआ था। सियोल दक्षिण कोरिया का शहर है और विजेता दक्षिण कोरिया ही जीता था, यानी जिस देश में जो हुए थे वही देश इसमें जीता था। भारत का जो प्रदर्शन होता है पुरुष एशिया कप भारत 2023, 2007, 2017 और 2022 में कुल 4 बार खिताब जीत चुका है, यानी 4 बार भारत अब तक जीत चुका है। ये भारत का सबसे सफल टीमों में से एक बनाता है। महिला हॉकी एशिया कप भारत ने 2004 और 2017 में खिताब जीता था। इसके अलावा एशियाई वर्चस्व, ये टूर्नामेंट एशियाई हॉकी में देशों के प्रभुत्व को दर्शाता है। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, एशिया कप विजेता टीम को FIH हॉकी वर्ल्ड कप में सीधा प्रवेश मिलता है। भारत का योगदान, भारत के लगातार अच्छे प्रदर्शन ने इसे वैश्विक स्तर पर हॉकी की मजबूत ताकत को साबित किया है। अब इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हॉकी एशिया कप की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। भारत ने पुरुष एशिया कप कितनी बार जीता है? 4 बार जीता है, यानी 1982 में हुआ था। 1982 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस टाइम हुआ था ये, और 4 बार इसने जीता है। महिला हॉकी एशिया कप का पहला आयोजन कब और कहाँ हुआ था? यानी पुरुष कप का तो कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था, पाकिस्तान, और पाकिस्तान ही जीता था। 4 बार भारत जीत चुका है अब तक, और पहली बार जो हुआ था 1982 के अंदर हुआ था। महिलाओं का उससे 3 साल बाद में हुआ था। 1982 के बाद कब हुआ था? 1903, 5 साल बाद हुआ था, यानी 5 साल इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी थी, और इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया था। उस टाइम महिलाओं के हुए थे, और महिलाओं के कितनी बार? 2 बार हम जीते हैं महिलाओं के। और जो पहली बार जो हुई थी सियोल के अंदर दक्षिण कोरिया में हुआ था, और दक्षिण कोरिया में होता तो मेज़बान कंट्री ही जीता था, तो दक्षिण कोरिया ही जीता था। इसमें यूपीएससी के मेन पॉइंट ऑफ से इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो GS1, GS2 और GS3 आएंगे। खेल एवं राष्ट्रीय गौरव, एशिया कप में भारत की सफलता ने हॉकी को पुनर्जीवित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका एशिया कप से भारत, पाकिस्तान, भारत, कोरिया जैसे खेल संबंध मजबूत है, यानी देशों के साथ भी इसके खेल आपसी संबंध जुड़ते हैं, भाईचारा बढ़ता है। युवा और खेल नीति, हॉकी
एशिया कप से प्रेरणा लेकर भारत ने खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम में हॉकी को प्राथमिकता दी है। और वर्ल्ड विद सिनोनिम्स, ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। हर रोज़ मैं यहाँ पे 10 सिनोनिम्स दूंगी। इसके अलावा जो आपकी डेली रूटीन वर्क था वो आप कर सकते हैं और इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना आपने उन पे फॉलो किया और कितना नहीं, और नहीं किया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कितना आप फॉलो नहीं कर पाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ मैं आपको टिप्स बताऊँगी कुछ कि डेली आप अपनी रूटीन को कैसे मेनटेन कर सकते हैं और कैसे आप एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, 5-6 बजे तक आप उठ जाइए, दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कीजिए। फिर पानी पीना, खाली पेट गुनगुना पानी शरीर को डिटॉक्स करता है। योग, प्राणायाम, ध्यान 15 से 30 मिनट मानसिक शांति और फोकस बढ़ाता है। व्यायाम, वॉक, जॉगिंग 30 मिनट शरीर को फिट और सक्रिय रखता है। दिन की गतिविधियाँ, संतुलन नाश्ता, पौष्टिक और हेल्दी खाना खाइए। फ्रूट्स, दलिया, दूध, अंडा आदि ले सकते हैं आप, ये हल्की डाइट होती है। इसके अलावा आप टाइम अपना मैनेजमेंट कीजिए। दिन का टू डू लिस्ट बनाकर काम करें। सीखना, पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, रोज कुछ नया पढ़ें और सीखिए। ब्रेक्स लेना, लंबे काम के बीच छोटे ब्रेक लेने से दिमाग ताज़ा रहता है। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन, सोशल और पर्सनल लाइफ में इसमें अचीवमेंट मिलती है। परिवार दोस्तों के साथ समय बिताना, रिश्तों को मजबूती देना, किताबें पढ़ना, रोज कोई ना कोई 30 मिनट तक आप बुक पढ़िए। ज्ञान और सोचने की क्षमता बढ़ाती है। अनुशासन और डिसिप्लिन, हर काम समय पर करने की आदत डालें। शाम की आदतें, इवनिंग हैबिट्स जो होता है, हल्का व्यायाम, वॉक, दिन भर की थकान दूर होती है। स्क्रीन टाइम लिमिट, मोबाइल और टीवी पर कम उपयोग करें। शौक के लिए समय निकालना, संगीत, लेखन, कला आदि से मन प्रसन्न होता है। रात की आदतें, नाइट हैबिट्स, हल्का भोजन, डिनर रात में पच जाता है। दिन की समीक्षा, आज क्या अच्छा किया और क्या सुधारना है सोचें। पढ़ाई, किताबें, सोने से पहले हल्की पढ़ाई, दिमाग शांत होता है। जल्दी सोना, 10-11 बजे तक आप सो जाइए और शरीर और दिमाग को जिससे आराम मिलता है। तो दोस्तों इसी वीडियो के इन्हीं टॉपिक के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं और कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप भी अगर स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ और भी मैं आपके सामने लेके आती रहूं।